जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीटीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में जो बाल विकास पूछा जाता है उसका हमने डेमो क्लास देख लिया था और उसमें कुछ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट भी समझा था, सिलेबस भी समझा था और उसके आगे की जो कहानी है आज हम इस क्लास में चालू करेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। आज से हम टॉपिक वाइज पूरा अध्ययन करेंगे। ये चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरा बात समझ में आ सके, ठीक है। और हम यहाँ पूरा आपको बोर्ड पे लिख लिख के बताएंगे, इसलिए आपको नोटबुक और पेन कापी जो भी है आपका आपके साथ रखना है और जो जो हम लिखते जाएंगे आपको भी साथों साथ नोट करते जाना है, ठीक है। अपना पूरा जो है नोट्स बनाते जाना है। इसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखेंगे। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का आगे का जो भी चैप्टर है। तो दोस्तों, हमने डेमो क्लास में थोड़ा सा चर्चा किया था शिक्षा के बारे में, ठीक है। शिक्षा के बारे में हमने चर्चा किया था, शिक्षा क्या है, शिक्षा को आज के समाज में क्या रूप दे दिया गया है, किस रूप में आप शिक्षा को देखते हैं। तो हमने देखा था कि शिक्षा को एक तरह से संकुचित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संकुचित कर दिया गया है शिक्षा को, और उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक रूप से देखा जाता है। तो आज अब हम उसके आगे की कड़ी को समझेंगे। शिक्षा को व्यापक रूप में क्या समझा जाता है, ठीक है। शिक्षा यदि व्यापक रूप में देखा जाए तो शिक्षा को हम व्यापक रूप में क्या नाम देते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए। आज का अगला टॉपिक क्या है? शिक्षा के बारे में आज फिर से हम समझेंगे, लेकिन उसके आगे की कड़ी को समझेंगे, ठीक है। शिक्षा का व्यापक रूप, शिक्षा का व्यापक रूप, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है, जो कि जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती रहती है और हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। उसी को हम शिक्षा का नाम देते हैं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो लिखिए, हमारे साथों साथ लिखना है आपको, एक एक चीज़ हम नोट करके दिखाएंगे। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम का अभी टाइम बहुत है, 3-4 महीना हमारे पास अच्छे से टाइम है, इसलिए हम पूरा नोट्स बना के और अच्छे से रिवीजन करेंगे लास्ट में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो जीवन पर्यंत लिखिए साथों साथ मेरे, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है, ठीक है। शिक्षा कहलाती है, ठीक। अर्थात लाइफ टाइम प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस हमारा क्या है? शिक्षा कहलाता है, ठीक है ना। शिक्षा जो होता है विकासात्मक, शिक्षा विकासात्मक प्लस सृजनात्मक प्रक्रिया है या सृजनशील प्रक्रिया है। और यदि हम शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है। क्या है? शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है, ठीक है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है। अर्थात यदि हम इसको बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जो आपके अंदर योग्यता है उसको आप दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, वो उस किससे संभव हो पाता है? शिक्षा से संभव हो पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, शिक्षा अनुभूति की योग्यता है, ठीक है। शिक्षा अनुभूति की योग्यता है।
शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर अनुभूति है, हमारे अंदर जो अनुभव है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, उसको हम दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। यदि हम शिक्षित हैं तो हम अपने अनुभूति को, अपने अंदर की जो अनुभव हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, उसको हम दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ गया। ठीक है, तो हम शिक्षा से क्या क्या समझते हैं देख लीजिए। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, और ये जीवन के लास्ट क्षणों तक चलती रहती है, लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। ठीक है, शिक्षा विकासात्मक प्लस सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है, हम किसी के सामने अपना एक्सप्रेशन जो प्रकट करते हैं वो शिक्षा से ही संभव हो पाता है। शिक्षा अनुभूति की योग्यता है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर जो अनुभव हैं, उसको हम दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं, ये शिक्षा की ही देन होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, और यदि हम शिक्षा को और आगे चलते हैं, देखते हैं, तो शिक्षा क्या है, समायोजन की योग्यता होती है, एडजस्टमेंट एबिलिटी। मतलब यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं तो उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये शिक्षा से ही संभव हो पाता है। ठीक है ना, एडजस्टमेंट एबिलिटी। ठीक है, आप अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर पाते हैं शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा नेतृत्व क्षमता की योग्यता मानी जाती है। शिक्षा, यदि आपके पास अच्छे शिक्षा के गुण हैं, आप अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो अपने आप को दूसरे के सामने क्या कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। आप दूसरे माहौल में भी ढल सकते हैं, दुख सुख कुछ भी हो आए आप घबराते नहीं हैं। ठीक है, यदि आप शिक्षित हैं तो। और शिक्षा नेतृत्व क्षमता की योग्यता है, यदि आपके सामने कोई लीडरशिप योग्यता यदि रखी जाए, आपको बोला जाए किसी चीज़ की नेतृत्व करने के लिए या किसी चीज़ का अगवानी करने के लिए, तो आप उससे हटते नहीं हैं। शिक्षा क्या है, नेतृत्व क्षमता की योग्यता होती है। ठीक है, नेतृत्व क्षमता की योग्यता है। दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या क्या समझा, आप लोग ध्यान से देखिए शुरू से। तो हम क्या देखें कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो कि जीवन तक, पूरे लास्ट क्षणों तक चलती रहती है। शिक्षा विकासात्मक प्लस सृजनात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता होती है, यदि हम शिक्षित हैं तो हम अपने आप को दूसरे के सामने अपने एक्सप्रेशन को प्रकट कर सकते हैं। शिक्षा अनुभूत की योग्यता है, जो हमारे अंदर अनुभव हैं, फीलिंग्स हैं, वो हम दूसरे तक बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा समायोजन की योग्यता है, शिक्षा के माध्यम से हम दूसरे माहौल, यदि जैसे हमारे यदि जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, संकट आते हैं, तो उसमें हम घबराते नहीं हैं, उससे लड़ने की हमको क्षमता मिलती है, हम उस माहौल में ढल सकते हैं। तो और शिक्षा नेतृत्व क्षमता की योग्यता भी होती है, यदि हमको किसी के सामने नेतृत्व करना है, किसी की नेतृत्व करना है, तो वहाँ भी हम उसमें सही खरे निकलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ एबिलिटी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो इतना बात हम लोग शिक्षा से समझ गए हैं। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप हेडिंग डालिए, शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के प्रकार या रूप आप लोग हेडिंग में डालिए, शिक्षा के प्रकार। तो ये शिक्षा के प्रकार की बात करें तो शिक्षा को हम 3 रूप में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्या है, शिक्षा का पहला क्या है रूप, आप लोग ध्यान से देखिए और अपना नोटबुक में नोट करते जाइए। इसको हम औपचारिक शिक्षा
के रूप में देखते हैं। क्या? औपचारिक शिक्षा। या हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक। और शिक्षा के दूसरे रूप की बात करें तो दूसरे रूप को हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। और शिक्षा का तीसरा रूप यदि देखें तो क्या है? शिक्षा का तीसरा रूप निरौपचारिक शिक्षा। क्या? निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है। इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। शिक्षा को हम 3 रूप में बांट सकते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में यदि हम देखें, क्या था पहला? औपचारिक शिक्षा। हेडिंग डालिए, औपचारिक शिक्षा। यदि औपचारिक शिक्षा के बारे में आपको बताएं तो औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? स्कूल और कॉलेज से शिक्षा जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखिए कि वह शिक्षा जो हमें स्कूल अथवा कॉलेज से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? स्कूल और कॉलेज से प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है? स्टूडेंट पर कंट्रोल कर सकता है, उसको पढ़ाई के लिए फोर्स कर सकता है। ठीक है। उसके पाठ्यक्रम में कम बदलाव कर सकता है। मतलब एक तरह से पूरा कंट्रोल शिक्षक का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि यहाँ क्या होता है? यहाँ शिक्षक विद्यार्थी पर पूरा अपना कंट्रोल कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थी पर अपना पूरा कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा कि औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हमको स्कूल और कॉलेज में प्राप्त की जाती है या प्राप्त कराई जाती है। यहाँ क्या होता है? शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थी पर पूरा अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी औपचारिक शिक्षा। और इसमें होता क्या है? इसमें पाठ्यक्रम क्या होता है? एक सिलेबस दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है। क्रम बाई क्रम उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए, इसमें एक पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेबस। सिलेबस होता है जिसके आधारित हमको शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। जैसे आप लोगों का सिलेबस होता है, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसका एक लिमिट सिलेबस होता है कि हमको कितना पढ़ना है। तो उसी सिलेबस के जरिए हमको एग्जाम प्राप्त कराया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरे की बात करें तो उसमें क्या होता है? पाठ्य चर्चा होती है। पाठ्य चर्चा का मतलब
क्या हमको पढ़ाना है, कितना तक हमको पढ़ाना है, इसके बाद क्या, जैसे हिंदी के बाद अंग्रेजी पढ़ानी है, 50 मिनट तक पढ़ानी है, 40 मिनट तक पढ़ानी है, कब छुट्टी करना है, कब एग्ज़ाम लेना है, ये सभी क्या होती हैं, पाठ चर्चाएँ होती हैं। ठीक है, तो अगला क्या पॉइंट है कि इसमें पाठ चर्चा होती है। क्या होती है? पाठ चर्चा होती है। ये सभी टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। करिकुलम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाठ चर्चा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय होता है कि हमको इतने बजे विद्यालय पहुंचना है, इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, तभी हम अपने कॉलेज में पहुंच के अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। एक निश्चित समय होता है कब छुट्टी होना है, सब कुछ इसमें फिक्स होता है। क्या होता है? निश्चित समय होता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला क्या है, निश्चित अंतराल पर आकलन किया जाता है कि हम, क्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, उसका ख़त्म होते ही आकलन होता है कि हम जो पढ़ाए हैं स्टूडेंट को वो कितना सीखा, वो कितना अपने आप को उसमें ढाल पाया है, वो आकलन किया जाता है, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, निश्चित अंतराल पर एक आकलन होता है। जैसे साप्ताहिक एग्जाम होता है ना आप लोगों का, साप्ताहिक टेस्ट, उसी तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित आकलन इसमें किया जाता है। निश्चित आकलन होता है। ठीक है, अब ये अगले पॉइंट की बात करें, तो इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे आप एक फिक्स उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको वर्ग 3 में जॉब लेना है ना, तो एक निश्चित उद्देश्य तो हो गया ना कि हमको वर्ग 3 में टीचर बनना है, हमको स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं कि एक इसमें निश्चित उद्देश्य होता है। या जैसे 10th क्लास में हैं आप, तो 10th क्लास का सिलेबस रहेगा, उसको हमको क्रैक करना है, 10th को हमको पास करना है, वो हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। अर्थात फिक्स गोल होता है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट यदि लिखें तो इसमें शिक्षक, इसमें कौन कौन होता है, तो लिखिए इसमें शिक्षक, पाठ चर्चा प्लस शिक्षक प्लस पाठ चर्चा प्लस विद्यार्थी प्लस स्कूल कॉलेज सभी की प्रमुख भूमिका होती है। तो अच्छे से लिखिएगा, इसमें शिक्षक प्लस पाठ चर्चा प्लस विद्यार्थी प्लस स्कूल या कॉलेज सभी की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ सभी प्रमुख होते हैं। ठीक है, बिना शिक्षक के पाठ चर्चा खत्म नहीं हो सकती, बिना विद्यार्थी के आप शिक्षक होके भी क्या करेंगे जब विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे। और विद्यार्थी पाठ चर्चा शिक्षक सभी हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज हमारा नहीं रहेगा तो हम कहाँ स्टडी कराएंगे। तो इसलिए यहाँ सभी एक तरह से प्रमुख अपनी भूमिका निभाते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में हमने क्या देखा, यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है, स्कूल और कॉलेज से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ जो शिक्षक होते हैं वो उनका पूरा कंट्रोल विद्यार्थी पर होता है। ठीक है, और यहाँ एक पाठ्यक्रम होता है जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, उसी के जरिए हमारी जो क्लास है वो लगती है और हमें एग्जाम प्राप्त कराया जाता है। इसमें एक पाठ चर्चा होती है। ठीक है, निश्चित समय इसमें होता है, कब से कब तक क्लास चलेगी, निश्चित आकलन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य इसमें रखा जाता है कि हमारा क्या उद्देश्य होता है। और इसमें शिक्षक, पाठ चर्चा
और विद्यार्थी, स्कूल कॉलेज सभी की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये थे औपचारिक शिक्षा के जो प्रमुख पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अब क्या आता है हमारा, हेडिंग डालिए। दूसरा क्या था, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम क्या बोल रहे थे, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो दूसरा क्या था, हेडिंग डालिएगा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसके प्रमुख पॉइंट देखते हैं। यह क्या है, पहले आप समझिए कि इनफॉर्मल एजुकेशन होता क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो यह एक जीवन उपयोगी शिक्षा है, ठीक है ना। जीवन के प्रत्येक क्षण में इसका उपयोग होता है। तो इसमें लिखिए आप लोग कि यह जीवनोपयोगी या जीवन में प्रत्येक क्षण में उपयोग आने वाली शिक्षा है। जीवन के प्रत्येक क्षण में उपयोग आने वाली शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, यह क्या होता है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो शिक्षा है दोस्तों, यह हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह एक सामाजिक शिक्षा है, समाज से हमको प्राप्त होती है। आपको रहन सहन से प्राप्त होती है, आप घूमते फिरते हैं, हर जगह से जो सीखते हैं वही हमको क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो यह कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, घर, समाज, खेल, दोस्त आदि से प्राप्त होती है। तो यह कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह है घर, समाज, खेल। जब आप खेलने जाते हैं तो वहाँ से भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हैं, आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सहयोग की भावना आपके अंदर जागृत होती है। इसमें क्या होता है, सहयोग की भावना जागृत होती है। ठीक है, यह प्राणी को सामाजिक व्यवहार करना सिखाती है, क्योंकि आप इसमें समाज के अंदर रह के सीखते हैं, खेल कूद, जैसे आप बाहर निकलते हैं, घर के बाहर देखते हैं, समझते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं। तो ये एक तरह से सामाजिक शिक्षा है, यह समाज में रहना सिखाती है, समाज में बोलना सिखाती है। तो यह क्या है, एक सामाजिक, यह प्राणी को या व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार करना सिखाती है। अर्थात ये क्या सिखाती है, सोशल बिहेवियर हमको सिखाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा है उससे हम क्या सीखते हैं कि समाज में हमको कैसे रहना है, समाज के व्यक्तियों से हमको कैसे व्यवहार करना है, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ सीखने को मिलता है। यहाँ से हम क्या सीखते हैं, परोपकार की भावना सीखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या सीखते हैं, परोपकार करना सीखते हैं, है ना, दूसरों को मदद करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा से प्राप्त होती है। परोपकार की भावना यहाँ से हमको सीखने को मिलती है। लोकतांत्रिक मूल्य, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, यहाँ से हमको प्राप्त होती है। हम अपने अंदर जो वो भावना उत्पन्न कर सकते हैं, देश से संबंधित जो भी हित हैं या फिर देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सभी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। लोकतांत्रिक मूल्य
या फिर जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे हमारे जितने भी मूल्य हैं, जितने भी अधिकार हैं, हम उनको समझ पाते हैं इस समाज में रह के। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत आप घर से करते हैं। जब आप छोटे रहते हैं तो घर में रहते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ रह के शुरुआत आप करते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत परिवार से होती है। इसकी शुरुआत जो है परिवार से होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार से होती है। इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि ये हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं और इससे सीखते ही रहते हैं। ठीक है ना, समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता? तो अनौपचारिक शिक्षा है जिसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो लिखिए, इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। और मुख्य उद्देश्य किसमें होता है? तो औपचारिक शिक्षा में है, जिसमें एक सिलेबस होता है और एक स्कूल या कॉलेज होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, आप लोगों ने समझ लिया। और इसको पाठ्यक्रम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। लिखिए, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, ना कोई शिक्षक होते हैं इसमें, ना कोई शिक्षक होता है, ना कोई पाठ्यक्रम होता है। आप जहाँ जाते हैं वहीं से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और ना ही शिक्षक होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है, कोई पाठ चर्चा नहीं होती है। कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, कोई पाठ चर्चा नहीं होती है, कब क्या करना है कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता है। कोई पाठ चर्चा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें कोई निश्चित टाइम भी नहीं होता। निश्चित टाइम नहीं होता, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि हम कब घर में रहेंगे या कब हम सीखेंगे। कोई चीज़ें हम कब सीखेंगे कोई निश्चित नहीं होता है। और कब आप समाज में जाएंगे क्या सीख लेंगे कोई इसमें फिक्स नहीं होता। यदि इसका मुख्य भाग देखें कि हमको ये शिक्षा जो है कहाँ कहाँ से सीखने को मिलती है, तो वो चीज़ आप देखें कि इसका मुख्य भाग कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो हेडिंग डालिए, इसका मुख्य भाग ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो मुख्य भाग इसका देखिए कहाँ कहाँ से ये शिक्षा हमको प्राप्त कराई जाती है। तो कोई सार्वजनिक स्थल है, वहाँ से हम लोग सीखते हैं। कोई सार्वजनिक स्थल। दूसरा परिवार हो गया। तीसरा जगह क्या होता है? फ्रेंड्स या दोस्त जिसको हम बोलते हैं। अगला अपने अगल बगल जो रहते हैं जिसको हम पड़ोसी बोलते हैं, वहाँ से हमको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य संस्थाएं जो भी हैं, जैसे हॉस्पिटल या जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये स्वास्थ्य संस्थाएं, वहाँ से हमको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? सामुदायिक केंद्र। ठीक है,
तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक, इतना सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि इसमें कोई नियम नहीं होता, ये नियम से परे होता है। क्या होता है, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं कि हमको कब सीखना है, कितना सीखना है और कब हमको आकलन करना है, ये सारी चीज़ें सो ये सब फ्री होता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कोई नियम नहीं होता, इसमें कोई नियम नहीं होते। अगला पॉइंट क्या है, यह पूरी उम्र चलने वाली शिक्षा है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा एक टाइम तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्कूल और जो कॉलेज होता है एक निश्चित समय तक ही चलते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये अनौपचारिक शिक्षा जो है समाज, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, स्वास्थ्य, ये जो है हमारे पूरे जीवन तक चलते रहते हैं। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह पूरी उम्र चलने वाली शिक्षा है या प्रक्रिया होती है। उम्र चलने वाली शिक्षा होती है। ठीक है ना, यह पूरी उम्र चलने वाली शिक्षा होती है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो देखिए यह क्या है, जीवन के प्रत्येक क्षण में उपयोग आने वाली शिक्षा होती है, क्योंकि हम इससे कैसे हमको समाज में रहना है, कैसे हमको किसी के सामने भेदभाव करना है, वो सारी चीज़ें हमको इस शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होती है। यह घर, समाज, खेल आदि से प्राप्त होती है। यह शिक्षा घर, समाज और हर एक जगह से प्राप्त होती है। सहयोग की भावना इस शिक्षा के अंतर्गत हमको प्राप्त होती है। यह प्राणी को सामुदायिक व्यवहार करना सिखाती है। जो प्राणी को सामाजिक व्यवहार हमको कैसे करना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, ये सभी चीज़ें सिखाती है। परोपकार की भावना इससे हमारे अंदर उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं हमारे अंदर इससे उत्पन्न होते हैं। इसकी शुरुआत परिवार से होती है, क्योंकि परिवार ही हमारा शुरू का मतलब मुखिया होता है, या फिर समाज में रहते हैं तो सबसे पहले हम परिवार से ही जो भी सीखते हैं परिवार से सीखते हैं। इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, इसमें कोई भी मुख्य उद्देश्य नहीं होता। इसमें हम एक अच्छे प्राणी बन जाएं यही काफ़ी होता है। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, ना ही इसमें कोई शिक्षक होते हैं। कोई पाठ चर्चा नहीं होती, इसमें कोई पाठ चर्चा का कहीं भी सम्मेलन नहीं होता। हम जो भी मिलता है सीखते जाते हैं, निश्चित टाइम नहीं होता, कोई भी सीखने का इसमें टाइम नहीं होता। तो ये एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा थी। अब चलते हैं शिक्षा के तीसरे रूप में। शिक्षा का तीसरा रूप क्या था, आप लोगों को पता होना चाहिए। शिक्षा का तीसरा रूप है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यह क्या कैसी शिक्षा है इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। यहाँ विद्यार्थी अपने सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे आपको सुविधा समझ में आएगी, आपको जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ जो विद्यार्थी होता है, यहाँ विद्यार्थी अपने सुविधा अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता है। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है या शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे ओपन स्कूल का नाम आपने सुना होगा। ओपन स्कूल ऐसा स्कूल होता है जहां विद्यार्थी रेगुलर नहीं जाता है, बस एग्ज़ाम देने उसको जाना पड़ता है। डिस्टेंस लर्निंग होता है इसमें, है ना। आप घर में बैठ के पढ़ेंगे आप अपनी सुविधा अनुसार, और एग्ज़ाम देने बस संस्था पे जाना पड़ता है। डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है वो एक क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन। अगला क्या हो जाएगा, दूरदर्शन। दूरदर्शन के माध्यम से भी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी डिस्टेंस लर्निंग या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे तो वो भी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इंटरनेट से जो भी आप सीखते हैं
और एक एडल्ट एजुकेशन। तो इतने माध्यम हैं जिससे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओपन स्कूल हो गया, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, डिस्टेंस जो एजुकेशन हो गया, दूरदर्शन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सभी क्या हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो इसमें क्या है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो इसमें एक क्या है, सिलेबस भी है। आप सभी को सिलेबस बताए हैं, जैसे कल हमने सब कुछ सिलेबस बताया, तो वो सिलेबस भी होता है, परंतु औपचारिक रूप जो औपचारिक शिक्षा थी उसकी भांति इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आमने सामने बैठ के नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ आप लोग पॉइंट लिखिए, इसका पाठ्यक्रम तो होता है, इसका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस होता है, परंतु औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन जो था उसमें क्या था कि बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे, शिक्षक आमने सामने बैठ के पढ़ाते थे, तो ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, परंतु लिखिए, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति, शिक्षा की भांति शिक्षक व शिक्षार्थी आमने सामने बैठकर इसमें अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है ना, शिक्षक व शिक्षार्थी आमने सामने बैठकर अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसमें प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है ना, बैठकर अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम इसमें होता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन की भांति स्कूल या कॉलेज इसमें नहीं होता। आमने सामने शिक्षक और शिक्षार्थी बैठ के अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के समय। ठीक है, अगले पॉइंट की यदि बात करें, इसमें जो स्टूडेंट होता है, शिक्षार्थी होता है, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको आज़ादी दी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग जब चाहें ऑनलाइन देख सकते हैं, अपना मोबाइल जब चाहें बंद कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने अनुसार इसमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें लिखिए, इसमें स्टूडेंट या शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और इसमें उसको आज़ादी प्राप्त होती है। इसमें शिक्षार्थी को स्वायत्तता, जिसको हम आज़ादी बोलते हैं, मिलती है। ठीक है, विद्यार्थी अपने सुविधा के अनुसार शिक्षण प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है इसमें, इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा होगा चीज़ें, शिक्षण प्राप्त कर सकता है। इसमें जैसे वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद वार्षिक मूल्यांकन होता है। जैसे हम पूरा जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जब टेस्ट दिलाते हैं तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, वार्षिक मूल्यांकन होता है। तो इसमें वार्षिक मूल्यांकन होता है।
जैसे ओपन स्कूल वगैरह है, वहाँ से क्या होता है, ओपन स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप लोग क्या सीखते हैं कि आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, किताब दे दी जाएंगी और आप घर में बैठ के पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा, आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक तरह से साल भर में आपका मूल्यांकन किया जाता है। जैसा हमने अभी इसके पहले बताया था कि यह एक क्या है, दूरस्थ शिक्षा का एग्जाम्पल कहलाता है। यह क्या है, दूरस्थ शिक्षा होता है, यह दूरस्थ शिक्षा होती है। हम दूर बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई टीचर हमारे सामने बैठ के नहीं पढ़ाता। जैसे टीवी हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, ओपन स्कूल भी इसका उदाहरण है, हमने पहले लिख लिया है, अभी भी लिख लीजिए, ओपन स्कूल भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की शिक्षाएं थी जिसको हमको अच्छे से समझ में आ गया, हमने समझाने की कोशिश किया है आपको। तो ध्यान से देखिएगा, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है, यह विद्यार्थी यहाँ क्या करते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं अपने सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ओपन स्कूल हो गया, डिस्टेंस जो एजुकेशन हो गया, दूरदर्शन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, एडल्ट एजुकेशन हो गया, ओपन विद्यालय हो गया। ये सभी से हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं यह एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें एक पाठ्यक्रम दिया जाता है, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति इसमें कोई टीचर हमको सामने बैठ के नहीं पढ़ाता। जैसे हम आपके सामने बैठ के नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा जो है लर्निंग जो है तो दूर दूर से है, ठीक है ना। आप कहीं दूसरे राज्य से हैं, दूसरे देश से हैं, वहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दूरस्थ एजुकेशन का एक एग्जाम्पल माना जाता है। यदि अगला बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट स्वायत्ता उसमें दी जाती है, स्टूडेंट को स्वायत्ता प्रदान होती है, स्वतंत्रता मिलती है, वो जब चाहे बैठ के पढ़ सकता है, रात हो दिन हो, खाने बैठा हो, सोने बैठा हो, तब भी आप अपना एजुकेशन इसमें पढ़ ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार शिक्षण ग्रहण करता है, वही चीज़ हो गया। इसमें वार्षिक मूल्यांकन हो गया, जैसे ओपन स्कूल हो गया, इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम आपको दे दिया जाएगा, आप लोग घर में बैठ के अपनी सुविधा अनुसार शिक्षण को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद साल भर में आपका एग्जाम लिया जाता है, वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा का एग्जाम्पल माना जाता है। तो चलिए एक बार अच्छे से क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन किया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो शिक्षा का व्यापक रूप हमने क्या समझा कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा विकासात्मक प्लस सृजनशील प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योजना है, व्यक्त करने की एक योजना होती है। शिक्षा अनुभूति की योग्यता होती है, हम अपने अनुभवों को दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, शिक्षा समायोजन की योग्यता होती है। समायोजन हम कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ये शिक्षा से हमको प्राप्त होता है। शिक्षा नेतृत्व क्षमता की योग्यता होती है, हम शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है। अब शिक्षा को हमने 3 भागों में विभाजित किया। शिक्षा 3 प्रकार से होती है, औपचारिक शिक्षा जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोले, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा था निरौपचारिक शिक्षा जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हमने अच्छे से गहन अध्ययन किया। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमको स्कूल और कॉलेज से प्राप्त होती है। यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी पर अपना पूरा कंट्रोल होता है। शिक्षक जो होता है, जो हमारे टीचर हैं, उनका पूरा विद्यार्थी पर कंट्रोल होता है। वो जब चाहेंगे पढ़ाएंगे, अपना सिलेबस में चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम होता है, इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाता है, पाठ चर्चा की जाती है, कब हमको पढ़ाना है, क्या करना है, निश्चित समय होता है, ठीक है। निश्चित आकलन इसमें किया जाता है, टाइम पर आकलन भी किया जाता है, ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। निश्चित उद्देश्य भी इसमें रखा जाता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसमें शिक्षक, पाठ चर्चा, विद्यार्थी, स्कूल कॉलेज सभी इसमें प्रमुख अपना योगदान निभाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा था, शिक्षा का दूसरा रूप था अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में जानते हैं। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में उपयोग आने वाली शिक्षा होती है। हमको प्रत्येक क्षण में जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं वहाँ ये शिक्षा हमको सहायता पहुँचाती है। यह घर, समाज, खेल आदि से प्राप्त होती है। सहयोग की भावना इस शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर उत्पन्न होती है। यह प्राणी को सामाजिक व्यवहार करना सिखाती है।
और परोपकार की भावना, हम दूसरे को सहायता करते हैं, दूसरे को मदद पहुंचाते हैं, उसकी भावना हमको इस शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं और इसकी शुरुआत परिवार से होती है, क्योंकि हमारा जो मुखिया होता है वो परिवार होता है, मतलब परिवार के लोग हमारे प्रमुख मुखिया होते हैं, उन्हीं से हमको सीखने को शुरू में मिलता है जब हम छोटे रहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम समाज से सीखते जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगहों से सीखते जाते हैं। इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, ना ही कोई इसमें प्रमुख शिक्षक होते हैं, कोई पाठ चर्चा नहीं होती, कहीं भी कोई इसमें पाठ चर्चा नहीं होती, निश्चित टाइम इसमें नहीं दिया जाता है। तो ये देखा जाए तो अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक स्थल से ये हमको शिक्षा प्राप्त होती है, परिवार से, दोस्त से, पड़ोसी से, स्वास्थ्य संस्थाएं से, सामुदायिक केंद्र से, यहाँ सभी जगह से ये शिक्षा प्राप्त होती है। इनमें कोई लिखित नियम नहीं होता दोस्तों, यह पूरी उम्र चलने वाली एक शिक्षा मानी जाती है। तो आज की क्लास में हमने पूरा शिक्षा के बारे में समझा, शिक्षा के रूपों के बारे में अध्ययन किया। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप लोग आशा करते हैं कि नोटबुक बना के चल रहे होंगे, अपना नोट्स बना के चल रहे होंगे, मेरे साथ साथ पूरा चीज़ लिखते होंगे। मिलते हैं इसके आगे के क्रम को लेके, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।